नमस्कार दोस्तों आज की कहानी है कलयुग की मंत्रा। उस दिन पारुल कैंटीन में एक महिला को देखकर चौंक गई। चेहरा बहुत ज़्यादा पहचाना लग रहा था। शायद यही हाल उस अजनबी महिला का भी था। अचानक से पारुल को याद आया और वह उसके पास जाकर बोली, हाय, क्या आपका नाम रेणुका है? वह महिला उसे देखते हुए बोली, और तुम पारुल हो ना? वे दोनों बचपन की सहपाठिन थी। रेणुका पारुल को देखते हुए बोली, पर तू यहाँ इस ऑफिस में? तेरे तो बहुत बड़े बड़े ख्वाब थे ना। तू तो आईएएस बनने की सोचती थी। पारुल थोड़ा सुकुचा कर बोली, हाँ, सपनों में और हकीकत में अंतर होता है। पिताजी को बेटियों के हाथ पीले करने की जल्दी थी, तो उन्होंने मेरी पढ़ाई को महत्व नहीं दिया। शुक्रगुजार हूँ अपनी सासू माँ की कि उन्होंने शादी के बाद पढ़ने और नौकरी करने की अनुमति दी। यह सुनकर रेणुका बोली, अरे अनुमति क्या देना, कमा रही हो तो उनके घर को ही भर रही हो ना, कौन सा खुद के पर्स में रख लेती हो? नहीं, मेरी सासू माँ ऐसी नहीं है। वह मेरी कमाई का एक पैसा भी नहीं लेती। अच्छा चल, अब तू यहीं पर नौकरी कर रही है तो किसी दिन मिलकर बैठते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। ऐसा कह पारुल कैंटीन से अपने डिपार्टमेंट में वापस आ गई। 2-3 दिन बाद एक दिन लंच टाइम में रेणुका पायल को ढूंढती हुई उसके डिपार्टमेंट में आई और बोली, चल ना कैंटीन में जाकर खाना खाते हैं। रेणुका को देखकर पारुल खुश हो गई। बचपन में भले ही वे दोस्त नहीं थे, पर साथ पढ़ने वालों को देखकर उनसे आने वाले अपने शहर, स्कूल, बचपन की सौंधी खुशबू से अपनेपन का एहसास होता ही है। पारुल बोली, मैं तो टिफ़िन लाई हूँ, आजा तू भी साथ में ही खा ले। टिफ़िन में रखे गर्मा गर्म उत्पम, चटनी, सांभर देखकर तो रेणुका बोल पड़ी, हे भगवान, यह सब बनाने के लिए तुझे कितनी सुबह उठना पड़ा होगा। मुझसे तो ये सब होता ही नहीं है। कितने दिन हो गए हैं ऐसा घर का गर्म नाश्ता किए हुए। मैं तो कुछ बनाती ही नहीं हूँ। सुबह काम करके आओ, शाम को जाकर फिर काम करो। ना बाबा, मुझसे तो नहीं हो पाता। तू कैसे सुबह सुबह इतना सब गर्म नाश्ता बना लेती है? पारुल ने बोला, मैं नहीं, मेरी सासू माँ ने बनाया है। सुबह का नाश्ता मुझे वो ही बनाकर देती है। यह सुनकर रेणुका की तो आंखें चौड़ी हो गई, पर फिर मुंह बनाकर बोली, तुम सासू माँ के साथ रहती हो, तब तो तुम्हें बहुत काम करना पड़ता होगा और अपने मन को कुछ भी नहीं कर पाती होंगी। ना अपने मन का खाना, ना पहनना, हर वक्त सास से दबकर रहना। पारुल उसे नकारते हुए बोली, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी सासू माँ तो मुझे शाम को भी रसोई में जाने नहीं देती। कहती है, थक कर आई हो, जाओ पहले थोड़ा समय मानवी अपनी बेटी के साथ खेलो, थोड़ा समय मानस पति के साथ बिताओ। अभी मेरे हाथ पैर चल रहे हैं और तुम्हारा खेलने खाने की उम्र है। काम करने को तो जिंदगी पड़ी है। सच में मेरी सासू माँ तो बहुत अच्छी है। सच कहूँ तो मम्मी से भी अच्छी। यहाँ तक कि उन्होंने तो शादी में भी दहेज नहीं लिया। हे भगवान पारुल, तू कहाँ फंस गई? तेरी शादी को कितना समय हुआ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरे पति में, खानदान में कुछ खोट हो? रेणुका चिंतित होते हुए बोली। पारुल थोड़ा झुंझला कर बोली, कैसा खोट? इतने सालों से साथ में हूँ। मानस तो इतने अच्छे हैं कि सिगरेट, शराब तो दूर, अंडे तक का व्यंजन नहीं करते। मालूम है, मेरे ससुराल में कोई भी मांस नहीं खाता। मम्मी पापा ने भी शादी से पहले जब मैंने एतराज़ किया तो बोला, तो क्या हुआ, मांस ना खाना कौन सी बड़ी बात है, तुम भी मत खाना। पर सासू माँ ने कहा, तुम्हें मांस पसंद है तो बाहर जाकर खा सकती हो। घर पर ही बनाना हो तो ऊपर छत वाले चौके में सारा इंतजाम कर दूंगी। हाँ, तो इसे अच्छी नहीं समझदार सास कहते हैं। उन्हें मालूम था कि मना करेगी तो शायद तुम नहीं मानोगी। ऐसा उनके एहसान के नीचे दबकर शायद खाना छोड़ दोगी। सच कह रही हूँ ना मैं, अब तूने खाना छोड़ दिया है ना? रेणुका ने गंभीरता से कहा। पारुल विचार में पड़ गई। क्या ऐसा हो सकता है? पारुल को विचारों में खोया देखकर रेणुका फिर बोली, तू आज भी बहुत भोली है।
ससुराल में सब तेरे भोलेपन का फ़ायदा उठाते हैं। अच्छा बता, जीजू की सैलरी वो किसे देते हैं? पारुल सोचते हुए बोली, खुद रखते होंगे या माँ को देते होंगे, क्या पता, मैंने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। वैसे भी सारा घर माँ संभालती है और मानस घर के बड़े बेटे हैं, तो उनकी तो जिम्मेदारी बनती है। मेरी भोली सखी, अच्छा हुआ मैं तुझसे मिली, नहीं तो सब तुझे लूट लेते। अरे पागल, इसलिए तेरी सासू माँ तुझे रसोई में जाने नहीं देती। नहीं तो सोच, ऐसी कौन सी सास होगी जो बहू के होते हुए भी काम करना चाहेगी। मैंने तो शादी के 2 महीने बाद से ही संजय की सैलरी का हिसाब रखना शुरू कर दिया। अरे भाई, इसमें शर्म कैसी, पति है मेरा। और 6 महीने बाद ही बोल दिया था कि मेरे घर में तुम्हारे माता पिता की कोई जगह नहीं है। पारुल आश्चर्य से रेणुका को देखते हुए बोली, तुम्हारा घर? अरे वे घर उनका भी तो है। रेणुका बोली, शादी से पहले तक, शादी के बाद नहीं। मालूम है बहुत इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे थे संजय को, तो मैंने एक दिन अपने सास ससुर से बोल दिया, या तो मुझे चैन से अकेले रहने दो, नहीं तो तैयार हो जाओ जेल जाने के लिए। जहाँ एक बार दहेज उत्पीड़न का केस किया, फिर तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की जिंदगी अदालत का चक्कर काटते ही बीतेगी। पारुल ने कुछ आश्चर्य, कुछ अनमनेपन से अपना टिफिन खत्म किया। आज उसे टिफिन के खाने में वो अपनेपन का स्वाद नहीं आ रहा था, क्योंकि रेणुका कटुता का नमक जो मिला गई थी। ऑफिस खत्म होने पर पारुल घर पहुंची तो रोज की तरह सासू माँ ने मुस्कुराकर दरवाज़ा खोलते हुए हाल चाल पूछा। आज पारुल को वह मुस्कुराहट बनावटी लग रही थी, पर उसने तुरंत मन में आए नकारात्मक विचारों को झटक दिया। आज उसने मानवी को गले से नहीं लगाया, उसकी दिन भर की बातें नहीं सुनी। वह हाथ मुंह धोकर सीधा रसोई में गई। माँ चाय बनाने जा रही थी। पारुल बोली, रहने दीजिए माँ, चाय मैं बनाती हूँ। क्योंकि पारुल के दिमाग में रेणुका की बातें गूंज रही थी। एक ही ऑफिस में होने के कारण रेणुका अक्सर पारुल से मिलती रहती और हमेशा ससुराल वालों के बारे में उल्टी सीधी बातें कर पारुल के मन को उनके खिलाफ बढ़ने की कोशिश करती, जिसमें कि वह सफल भी हो रही थी। अब पारुल भी सोचने लगी थी कि हाँ, साथ में रहना कितना मुश्किल है। सारा पैसा खर्च हो जाता है सासू माँ पर, उनकी दवाइयों पर, रिश्तेदारों पर। अब जाने अनजाने पारुल की आंखों में एक छोटा सा ख्वाब पलने लगा था, एक छोटे से घर का, जहाँ पर सिर्फ पारुल, मानस और मानवी होंगी और कोई नहीं। पर प्रकृति ने उसको यह सपना मंजूर नहीं किया, इसलिए आंखों में घर के सपने के साथ साथ उसकी कोख में भी एक सपना पलने लगा था। रेणुका की बातों में आकर पारुल अब बहुत अलग व्यवहार करने लगी थी। वह कई बार दबी जवान से अलग रहने की बात भी मानस से कर चुकी थी। मानस उसे प्यार से समझाता, पर उसे सबका प्यार दिखावा लगता। सब उसके व्यवहार का परिवर्तन महसूस कर रहे थे, पर सबको लगता था कि वह चिड़चिड़ापन उसकी गर्भावस्था के कारण है। एक दिन सासू माँ मानस से बोली, देख उसका ऑफिस है, उसे छुट्टी नहीं मिल सकती, नहीं तो मैं उसे मन बदलने के लिए मायके भेज देती। मानस बोला, हाँ माँ, आप ठीक कह रही हो, वह बहुत चिड़चिड़ी सी हो गई है, मैं उसके ऑफिस में बात करूँ क्या? नहीं बेटा, यह निर्णय उसी को ही लेने दो। ऐसा करते हैं, उसके मम्मी पापा या बहन को कुछ दिनों के लिए यहाँ बुला लेते हैं, शायद उसे अच्छा लगे। हाँ माँ, यह भी ठीक रहेगा, मैं अभी मम्मी जी से बात करता हूँ। कुछ दिन बाद पारुल के मम्मी पापा तो नहीं आ पाए, पर छोटी बहन तापसी आ गई। अब दोनों बहनें आपस में गप्पे मारती, कभी कभी सासू माँ भी उनके थाकों में सम्मिलित हो जाती। एक दिन तापसी बोली, मानना पड़ेगा दीदी, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो इतनी अच्छी सासू माँ मिली है। पारुल मुंह बनाकर बोली, तू भी ना इनके बहकावे में आ गई, कोई अच्छी बच्ची नहीं है, ये सब नाटक है, बेटे को काबू में करके रखने के लिए, इसलिए तो दहेज नहीं लिया, बहू एहसान तले दबी रहे। इतना कहकर पारुल तो वहाँ से हट गई, पर तापसी सोचने लगी,
इतने सालों से सासू माँ की, ससुराल की, जीजों की इतनी तारीफ़ करने वाली मेरी दीदी को ये क्या हो गया। ये सारी बातें जो उसने कही वह उसकी नहीं लगती है। तापसी ने मन में कुछ सोचा। वह छोटी जरूर थी पर समझदार थी। उसने सोचा अभी अगर वे पारुल दीदी को कुछ समझाने गई तो पारुल उसे भी अपना दुश्मन समझ बैठेगी। पहले पता लगाना पड़ेगा कि पारुल दीदी को ससुराल वालों के खिलाफ भड़का कौन रहा है। तो क्या तापसी जान पाई और क्या पारुल को भटकने से रोक पाएगी? ये देखने के लिए आपको अगली वीडियो देखनी होगी, जिसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल बटन को दबाना पड़ेगा ताकि इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।